हेलो बच्चों, तो हम लोग कल अपना अध्याय 2 पढ़ रहे थे, जो कि है हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है। आज हम अपना दूसरा पार्ट इसका कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने देखा था कि एक पुष्प के भीतर कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, उसका नर भाग कौन सा है, उसका मादा भाग कौन सा है। आज हम देखेंगे नर भाग के बारे में विस्तार से। आज हम पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों को पता है कि पुष्प का जो नर भाग होता है उसे हम कहते हैं पुमंग। ठीक है, तो जो पुष्प का नर भाग है आप सभी बच्चों को पता है, उसका नाम होता है पुमंग। अगर इसके हम सिंगुलर रूप की बात करें, यानी कि अगर हम एक इकाई की बात करें तो वो है, तो उसका नाम क्या है? पुंकेसर। क्या नाम है उसका? पुंकेसर। यस, पुष्प का नर भाग होता है पुमंग। अगर उसकी हम एक इकाई की बात करें तो उसका नाम है पुंकेसर। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि पुमंग का चित्र कैसे होता है। तो ये चित्र हमने कल भी पढ़ा था। ये है पुमंग का चित्र। पुमंग के दो भाग होते हैं। ये जो ऊपर हमने बनाए हैं इन्हें कहते हैं परागकोश, ऊपर वाला जो ये भाग है। अब ये जो पाइप रूपी आकृति है इसे हम नाम देते हैं पुतंतु। इसको हम नाम देते हैं पुतंतु। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो परागकोश है इसकी दो पालियां हैं, यानी कि दो, आप देख सकते हैं मैंने दो गोले बनाए हैं। इन गोलों को हम कहते हैं पालियां। ठीक है। अब ये जो दो पालियां हैं ये आपस में जुड़ी रहती है एक तरीके से, जिसे हम कहते हैं योजी, यानी कि कनेक्टर, जो इनको आपस में जोड़ के रखता है। तो आप ये चित्र बना लीजिए। हालांकि आप ये चित्र कल भी बना चुके होंगे मेरा पहला वीडियो देखकर। तो परागकोश की टोटल पालियां कितनी है? यस, परागकोश की टोटल जो पालियां हैं वो हैं दो पालियां। अब अगर हम परागकोश की संरचना की बात करें, ठीक है, तो इसका चित्र जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परागकोश है उसे हमने बीच में से काटा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर बना के देखें, ये है हमारा परागकोश, ये है पुतंतु। तो ये चित्र कहाँ से उभर के आया है? हमने परागकोश को बीच में से काटा है। हमने परागकोश को यहाँ बीच में से जब काटा तो ये उसका एक बड़ा चित्र निकल के आया है। ठीक है, तो ये ऊपरी वाला भाग है कटा हुआ और ये नीचे वाला भाग है। इसे आप जानते ही हैं, इसे कहते हैं पुतंतु। अब आप देख सकते हैं प्रत्येक पाली में, यानी कि ये एक पूरा पाली है और ये वाला दूसरा पाली है। प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठ मतलब कुछ स्थान जहां पर अभी कुछ चीज बनेगी। मैं बताऊंगी वो क्या चीज बनेगी, लेकिन इन्हें हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में प्रकोष्ठ, इंग्लिश में कहते हैं चैम्बर। ठीक है, तो एक पाली में तो दो हैं। और आप ये बात जानते हैं कि पुमंग की अगर हम बात करें, पुमंग के अंदर टोटल परागकोश में कितनी पालियां हैं? दो पालियां हैं। तो इसलिए टोटल पालियों के अंदर टोटल प्रकोष्ठ कितने हो गए? 4। तो इनको हम नाम देते हैं प्रकोष्ठ, या फिर कहते हैं चैम्बर, या फिर इन्हें हम नाम देते हैं जीव विज्ञान में लघु बीजाणु
धानी, लघु बीजाणु धानी। अगर आपको ये क्लियरली नजर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये जो 4 गोले बने हैं इनको हम नाम देते हैं लघु बीजाणु धानी। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। पुष्प का नर भाग जो हमने पढ़ा उसे कहते हैं पुमंग। पुमंग की एक इकाई का नाम हो गया पुंकेसर। अब जब हमने पराग कोश को काटा बीच में से, तब हमें पता चला कि पराग कोश में वैसे पालियां तो 2 हैं, लेकिन प्रत्येक पाली में प्रकोष्ठ की संख्या कितनी है? 2। यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई यहाँ पर प्रकोष्ठ की? उन प्रकोष्ठ को हम कहते हैं लघु बीजाणु धानी। तो टोटल लघु बीजाणु धानी कितने हो गए यहाँ पर? 4। इन्हीं लघु बीजाणु धानी में किसका निर्माण हो रहा है? इन्हीं लघु बीजाणु धानी में निर्माण होता है पौधों के नर युग्मकों का, जिन्हें हम नाम देते हैं परागकण। क्या नाम देते हैं? परागकण। तो आप ये चित्र बना चुके होंगे, मैं आपको लिखकर समझा देती हूँ। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ, जिन्हें कहते हैं लघु बीजाणु धानी। यानी कि टोटल लघु बीजाणु धानी कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। ठीक है, तो परागकोश में 2 पालियां हैं, प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। तो टोटल लघु बीजाणु धानी कितने हो गए? 4 हो गए। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु, जिन्हें परागकण भी कहते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परागकोश में टोटल पालियों की संख्या है 2। प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ हैं, जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं। टोटल लघु बीजाणु धानी कितने हो गए? पुमंग में अगर हम बात करें पुमंग के एक पुंकेसर की, तो एक पुंकेसर में टोटल लघु बीजाणु धानी हो गए 4। और लघु बीजाणु धानी में किसका निर्माण हो रहा है? लघु बीजाणुओं का, जिन्हें हम परागकण कहते हैं या फिर इंग्लिश में पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे कि इन लघु बीजाणु धानियों में परागकण या फिर लघु बीजाणु कैसे बनते हैं। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु या परागकण बनने की विधि, इसके बारे में हम अब अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु जो हैं, जिन्हें हम परागकण भी कहते हैं,
वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं? यस, तो उस प्रक्रिया का नाम है लघु बीजाणु जनन। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि लघु बीजाणु जनन क्या है, इस प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप लघु बीजाणु जनन हेडिंग डाल के इसकी परिभाषा लिखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है लघु बीजाणु धानी में, इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो आप सभी बच्चे, यहाँ पर तो मैं आपको शॉर्ट में लिखवा रही हूँ बेटा, एक तरीके से आपको नोट्स दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको अपना आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। मैं फिर से बता देती हूँ, लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु का या फिर परागकण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप्स लिखवाऊंगी, सिंपल, आप उन्हें नोट करते चलेंगे। सबसे पहला जो इसमें स्टेप आता है वो आता है, लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। परागकोश में बहुत कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से कुछ को अधोस्तरीय कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर प्रप्रशु कोशिका कहलाती हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था। परागकोश में बहुत कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से कुछ को अधोस्तरीय कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? ये कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, जब ये अधोस्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, तब इन बड़ी हुई कोशिकाओं का नाम बदल गया, और नाम क्या पड़ गया इनका? प्रप्रशु कोशिका। तो अभी तक ये हमारे 2 स्टेप्स हुए हैं लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया में। तीसरे स्टेप में क्या हुआ? प्रप्रसु कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रप्रशु कोशिका जो थी, ठीक है, वो समसूत्री विभाजन द्वारा अब 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। उनमें से जो एक है उसका नाम है प्राथमिक। हेलो मोटो।
ठीक है। तो प्रप्रशु कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो पहली है उसका नाम है प्राथमिक द्वितीय, प्राथमिक द्वितीय कोशिका। दूसरी कोशिका का नाम है प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। तो प्रप्रशु कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहली कोशिका का नाम है प्राथमिक द्वितीय कोशिका, दूसरी कोशिका का नाम है प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। आप सभी बच्चे ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार विभाजित होकर समूह बनाती है तथा तीन स्तर या परतें बनाती है। तो अब क्या हुआ, प्राथमिक द्वितीय कोशिका जो थी वो लगातार विभाजित हुई और विभाजित होकर यानी एक के बाद दो, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 यानी कि इस तरीके से एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है। और जब कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो वो तीन परतों में, तीन स्तरों में या फिर कह सकते हैं 3 लेयर्स में बट जाती है। तो जो पहला स्तर होता है इन कोशिकाओं के समूह का, जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका के द्वारा, उसका नाम है बाह्य स्तर। जो दूसरा है उसका नाम है मध्य स्तर। बाह्य स्तर जो है इसकी सिर्फ एक परत है यानी कि एक कोशिका। मध्य स्तर जो है इसकी कितने परतें हैं, ये 1 से 3 परतें द्वारा बनी हुई होती है। कौन सी, मध्य स्तर। और जो तीसरी है उसका नाम है टेपिटम। टेपिटम को हम अंतः स्तर भी कहते हैं, यानी कि ये अंदर की तरफ की लेयर होती है, अंदर की तरफ की परत है जो कि कोशिकाओं द्वारा बनाई गई होती है। तो प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं जो हैं अब वो विभाजित होकर उन्होंने समूह का रूप धारण कर लिया है और वो 3 स्तरों में, 3 परतों में बट गई है। पहले का नाम है बाह्य स्तर, ये बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है। और जो दूसरी है वो है मध्य स्तर, जो कि 1 से 3 परतों में होती है। भले ये 1 से 3 परतों यानी कि लेयर्स की बनी हुई है, परंतु ये बहुत जल्दी ही नष्ट भी हो जाती है। और इनका कार्य होता है जो भ्रूण विकसित हो रहा है या फिर कह सकते हैं जो एक तरीके से लघु बीजाणु जो विकसित हो रहे हैं उनको पोषण प्रदान करना। ऐसे ही जो टेपिटम है, ये टेपिटम से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम के नजरिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। पूछा जाता है कि भाई टेपिटम का कार्य लिखिए। तो टेपिटम का कार्य क्या हो गया है कि ये विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। तो टेपिटम का कार्य क्या है, आप यहाँ पर एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। टेपिटम विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि टेपिटम का कार्य है कि विकसित हो रहे पराग कणों, जिन्हें हम लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं, उनको क्या प्रदान कर रहे हैं, उनको पोषण प्रदान करते हैं।
यहाँ तक आप सभी बच्चे नोट कर चुके होंगे। आगे का स्टेप देखते हैं कि आगे के स्टेप में क्या हो रहा है। ये तो काम हुआ प्राथमिक भित्तीय कोशिका के द्वारा। अब देखते हैं प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका क्या कार्य कर रही है। प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका, ये जो मैंने बिंदु बना रखा है इसका मतलब मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसे कहते हैं कोशिका। प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है, एग्जाम के नज़रिए से पूछा जाता है कि लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया क्या है, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं, तो यहाँ से समझने एक बार फिर से शुरू करते हैं। प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ और उसके पश्चात किसका निर्माण हुआ, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हुआ। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे एक कोशिका है, एक सेल है, जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके द्वारा टोटल कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, 4, यानी एक से बन गई है 4। तो सेम वही बात यहाँ पर आई है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा टोटल कितने लघु बीजाणु बन गए, या कह सकते हैं टोटल कितने परागकण बन गए, टोटल 4 लघु बीजाणु बन गए। अब हम देखेंगे लघु बीजाणु या फिर परागकण की संरचना कैसी होती है, वो कैसा दिखता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है परागकण, जिसका दूसरा नाम है लघु बीजाणु की संरचना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम के नजरिए से। तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे बाहरी स्तर होता है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है, वो बहुत ही सख्त होता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। तो ये जो बाहरी लेयर है, बाहरी भित्ति है, इसका नाम होता है बाह्यचोल। बाह्यचोल इंग्लिश में कहते हैं इसे एक्साइन, EXINE। इसी बाह्यचोल पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र मतलब छेद होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं जनन छिद्र। इसका नाम होता है जनन छिद्र। अब बात यह आती कि इनका नाम जनन छिद्र क्यों पड़ा है, क्या इनका कोई रिलेशन है जनन से? यस। तो इनका कार्य होता है पराग नलिका का निर्माण करना। इन्हीं छिद्रों के द्वारा एक पाइप बनती है, एक नलिका बनती है, जिसका नाम है पराग नलिका। ठीक है,
तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जनन छिद्र का कार्य है पराग नलिका का निर्माण करना। अब क्या होता है, अंदर की तरफ दूसरी परत होती है जिसका नाम होता है अंतःचोल या फिर अंतःस्तर। इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटाइन, INTINE। ठीक है, अंतःस्तर या फिर इंटाइन नाम देते हैं। अब बीच में एक और चीज है जिसे हम कहते हैं केंद्रक। तो ये आपने किसका चित्र बनाया है, ये आपने एक चित्र बना दिया है परागकण का। तो आप सभी बच्चे ये चित्र बना लेंगे। अब देखते हैं कि बाह्यचोल जो है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाह्यचोल किस चीज की बनी हुई है, परागकण का जो बाहरी स्तर है जिसे हम बाह्यचोल कहते हैं, ये बनी हुई होती है बहुत ही प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ की। बनी हुई होती है प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ से जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, अब स्पोरोपोलेनिन की खासियत ये होती है कि इसका जैविक अपघटन ठीक है बेटा। तो ये जो बाह्यचोल है ये बनी हुई है एक बहुत ही प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ से जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की खासियत ये होती है कि ये जैविक अपघटन इसका नहीं हो सकता। जैविक अपघटन का मतलब ये है कि ये अपने आप नष्ट नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे सब्जियों के पत्ते हो गए, छिलके हो गए, ये कुछ समय बाद क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन स्पोरोपोलेनिन जो है ये वर्षों तक यूं ही पड़ा रह सकता है, इसका कभी भी अपने आप अपघटन नहीं हो सकता। अपघटन का मतलब होता है टूटना, ये धरती में समा नहीं सकते। तो इसीलिए परागकण को भी हम कह सकते हैं कि परागकण का भी जैविक अपघटन नहीं हो सकता, ये वर्षों तक यूं ही लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में रखे जा सकते हैं। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि जो अंतःचोल है बनी हुई होती है, अंतःचोल जो है वो बनी हुई होती है पेप्टोसेल्यूलोज से। आप ये नोट कर लीजिए, अंतःचोल जो है वो बनी हुई होती है पेप्टोसेल्यूलोज से। अब कुछ चीज आप ध्यान में रखेंगे, परागकोश से निकलने से पूर्व, परागकोश से निकलने से पूर्व परागकण का केंद्रक, परागकण का केंद्रक दो केंद्रकों में टूट जाता है। दो केंद्रकों में टूट जाता है। ठीक है, दो में टूट जाता है। जो बड़ा वाला है उसका नाम होता है वर्धी केंद्रक। क्या नाम है उसका? वर्धी केंद्रक। और जो छोटा वाला है उसका नाम है जनन केंद्रक। तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा है। हमने ये पढ़ लिया कि परागकण जो है वो
बनी हुई होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर से, एक बहुत ही मजबूत होता है परत जिसका नाम है बाह्य चोल। ठीक है, अंदर की तरफ एक लेयर होती है जिसका नाम होता है अंतःस्तर, जिसे हम इंटाइन कहते हैं। बीच में एक होता है केंद्रक। अब बात ये हो रही है कि परागकोश से निकलने से पहले, यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचने से पहले, जो ये एक केंद्रक है ये अपने आप कितने में टूट जाता है? 2 केंद्रकों में टूट जाता है। एक होता है इनमें बड़ा और एक होता है छोटा। जो बड़ा वाला केंद्रक होता है, जिसका आकार बड़ा होता है, उसका नाम क्या हो जाता है? वर्ती केंद्रक। और जो छोटा है उसका नाम होता है जनन केंद्रक। चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। ये हमारी हो गई एक्साइन यानी कि बाह्य चोल, ये हो गया है अंतःचोल, ये हो गया है एक केंद्रक। अब क्या हुआ, ये समय के साथ मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, तो क्या हुआ, अब ये जो एक था ये कितना में टूट गया? ये 2 में टूट गया। एक हो गया बड़ा और एक हो गया छोटा। ये है बड़ा केंद्रक और ये है आपका छोटा केंद्रक। ठीक है, तो ये मैंने चित्र के द्वारा आपको समझाया है। ये परागकण है, ये है केंद्रक। ये केंद्रक क्या हुआ? परागकोश से निकलने से पहले 2 में टूट गया। नोट कर लीजिए आप ये सारी चीजें। अब क्या हुआ? परागकण किसके पास चल दिया? वर्तिकाग्र के पास। परागकण वर्तिकाग्र परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर जनन केंद्रक टूटता है तथा 2 नर युग्मक बन जाते हैं। तो आपने पढ़ा कि जो परागकण का केंद्रक होता है वो परागकोश से निकलने से पहले 2 केंद्रकों में टूट गया, एक बड़े में और एक छोटे में। बड़े का नाम है वर्धी, छोटे का नाम है जनन केंद्रक। यहाँ पे मेन जो रोल है वो छोटे वाले केंद्रक का ही है। क्या हुआ? अब वो जो जनन केंद्रक था वो फिर से टूट गया 2 रूपों में। अब वो 2 क्या बन गए? नर युग्मक बन गए। ठीक है, एक बार चित्र के द्वारा इसे देखते हैं। आप ये जानते हैं, ये मैं बना रही हूँ जायांग। ये हो गया, इतना हिस्सा है अंडाशय। अंडाशय का ये जो बीच वाला हिस्सा गोला मैंने बनाया है इसे कहते हैं बीजांड। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये परागकण पहुंच गया था। परागकण में आपने देखा कि जो जनन केंद्रक था वो 2 में टूट गया नर युग्मक में। तो अब वो नर युग्मक किसके द्वारा बीजांड तक ले जाए जा रहे हैं? पराग नलिका द्वारा। ये है पराग नलिका। इस पराग नलिका के भीतर क्या है? 2 युग्मक मौजूद हैं जो किसके पास जा रहे हैं? अंड कोशिका के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब बाकी की जो चीजें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।